किस्सों के कहानियों के इस सफ़र में आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी आखिरी टेलीग्राम। रश्मि वैसे तो एक HR एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक्सपर्ट हैं, लेकिन बहुत अच्छी राइटर हैं और मंडली में कुछ सालों से जुड़ी हैं। रश्मि मलयालम, बांग्ला, हिंदी ये सारी भाषाएं उतनी ही आसानी से, उतनी ही खूबसूरती से लिख सकती हैं, बोल सकती हैं। चलिए सुनते हैं उन्हीं की लिखी हुई कहानी आखिरी टेलीग्राम। ऑफिस की खिड़की से बाहर झांककर ढलते सूरज की आखिरी रोशनी में अनन्या अपने सच हुए सपने को निहार रही थी। सड़क के उस पार कंक्रीट के जंगल के बीच एक छोटा सा बागान वाला घर, जिसकी शटर वाली खिड़कियों पे हरा और पीला रंग चढ़ा था। अनन्या के हाथ में सरकारी मुहर लगी हुई एक चिट्ठी थी और माथे पर चिंता की लकीरें। 2 साल पहले जब वो इस ऑफिस में काम करने आई थी तो रोज इस घर को देखकर सपने बुनती थी। 6 महीने पहले अपनी सेविंग्स, अपने बाबा के गिफ्ट किए हुए पैसे और हाउसिंग लोन की मदद से उसने अपने सपने को सच कर लिया था। अब जब सब कुछ ठीक लग रहा था तो ये नोटिस। ऐसे मुझे देखती तो मैं 7 जन्मों के लिए तुम्हारा हो जाता। उसके दोस्त और साथ काम करने वाले देवाशीष ने उसके बगल में खड़े होते हुए कहा। अनन्या हंसते हुए बोली, अगर तुम दुनिया की आखिरी चीज भी होते ना तब भी मैं तुमको ऐसे नहीं देखती। देवाशीष ने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, हे भगवान, मुझे अगले जन्म में ऐसा ही घर बनाना। लेकिन सीरियसली यार, अब शादी कर लो। 27 एकदम सही उम्र है शादी की। शादी की बात मत करो। मेरे माँ बाबा ने भी तो शादी की थी ना। उसकी उदासी भांप के देवाशीष ने टॉपिक बदला। ये हाथ में क्या है? किसी का लव लेटर? हाँ, लव लेटर ही समझो। कॉरपोरेशन से नोटिस आया है। 7 साल से मेरे घर का हाउस टैक्स नहीं दिया गया है। पेनल्टी के 34,000 मांग रहे हैं। उस चैटर्जी को कल से फोन लगा रही हूं, लेकिन फोन स्विच ऑफ है। चीट कहीं का। अनन्या की उदासी अब गुस्से में बदल गई थी। 6 महीने पहले जब उसने अर्नब चैटर्जी से यह घर खरीदा था, तब अर्नब ने कहा था कि सारे टैक्सेस क्लियर है। देवाशीष जानता था अनन्या अपने घर को लेकर कितनी भावुक हो जाती थी। आखिर उसकी जिंदगी में ये नौकरी, ये घर और देवाशीष जैसे इक्के दुक्के दोस्त ही तो थे। गलती तुम्हारी भी है। पेपर्स ढंग से चेक करना चाहिए था ना तुमको। अर्नब का एड्रेस वड्रेस है क्या? अनन्या को ध्यान आया कि सेल डीड में दिल्ली का एक एड्रेस दिया था पुराने ओनर ने। अब और कोई रास्ता नहीं था। अनन्या ने तय कर लिया था कि अब वो खुद दिल्ली जाएगी और पुराने मालिक से पूरा हिसाब करेगी, क्योंकि ये साफ था कि इस घर के मामले में सब कुछ ठीक नहीं है। 2 दिन बाद अनन्या दिल्ली में थी। सेल डीड में दिए गए पते पे पहुंची और डोरबेल बजाई। दरवाजा एक बुजुर्ग ने खोला। यस, मुझे अर्नब चैटर्जी से मिलना है। वो अभी नहीं है, हम उसका फादर है, कहिए। अनन्या चाहती तो आगे की बात बांग्ला में कर सकती थी, लेकिन वो यहाँ आत्मीयता जताने नहीं आई थी। उसने एक कागज आगे करते हुए कहा, मैं कलकत्ता से अनन्या गांगुली। बालीगंज वाले घर के लिए कॉरपोरेशन से हाउस टैक्स पे नोटिस आया मेरे पास। आपने 7 साल से हाउस टैक्स नहीं दिया? ओह, हमारे बालीगंज वाले मकान के किराएदार हो। ऐशो ऐशो, भीतर ऐशो। मिस्टर चैटर्जी का चेहरा अचानक खिल गया। उन्होंने अनन्या को अंदर बुलाया। धीरे धीरे चलते हुए अनन्या उनके ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। करीने से सजे एंटीक फर्नीचर से उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। प्यार भी ना अपना पराया नहीं समझता है, बस हो जाता है। अनन्या ने खुद को संभालते हुए पूछा, अर्नब कहाँ गए? बुजुर्ग झल्ला के बोले, फैमिली को लेके लंदन में जाके सेटल हो गया है और मैं यहाँ उसके बिल भर रहा हूँ। एक काम ढंग से नहीं किया इस लड़के ने। कोलकाता में अब हमारा सिर्फ ये बालीगंज वाला घर बचा है और वो भी तरीके से नहीं संभालता ये लड़का। इससे पहले कि अनन्या कुछ बोल पाती, वो बुजुर्ग बांग्ला में बोल पड़े, जानो अनन्या, वो सिर्फ एक मकान नहीं, मेरा घर है। मैं कहीं भी रहूं, मेरा दिल उस घर में रहता है। अनन्या घबरा गई।
वो घर तो उसने 6 महीने पहले खरीद लिया था, तो फिर ये उसे अपना घर क्यों कह रहे थे? सॉरी, तुम्हें ये नोटिस देने यहाँ आना पड़ा। अनन्या ने स्थिति को साफ करते हुए कहा, दरअसल मैं ये नोटिस देने नहीं, इस पे बात करने आई हूँ। ये बकाया आप लोगों को पे करना चाहिए। हाँ हाँ, जब घर हमारा है तो टैक्स भी हम ही देंगे ना। अनन्या की घबराहट बौखलाहट में बदल गई। मिस्टर चैटर्जी, जो घर आप लोग 6 महीने पहले मुझको बेच चुके हैं वो आपका कैसे हुआ? की बोल छो की? किसने बेचा? हाँ? उनकी आवाज में अविश्वास साफ था। अर्नब ने। आप ही ने तो उनको अपनी बीमारी की वजह से पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था ना। ये रहे घर के कागज। कहते हुए अनन्या ने घर के कागज आगे बढ़ाए। चटर्जी बाबू ने वो कागज पढ़ा और धम से वहीं कुर्सी पे बैठ गए। अनन्या वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन कुछ था जिसने उसे वहीं रोक लिया। अनन्या 4 घंटे बाद कलकत्ता की फ्लाइट में बैठी थी। उसने उस शाम चैटर्जी बाबू के साथ 2 घंटे बिताए थे। चैटर्जी बाबू की हालत देख के उसको समझ में आ गया था कि धोखा उसके साथ नहीं बल्कि चैटर्जी बाबू के साथ भी हुआ था। और अनन्या बखूबी जानती थी कि जब अपने विश्वास तोड़ते हैं तो कितना दर्द होता है। अनन्या जब निढाल बैठे चैटर्जी बाबू के लिए पानी ले आई तो वो कांपती हुई आवाज में बोले, कल जब दास बाबू ने बताया था कि टेलीग्राम सर्विस कुछ महीने में बंद हो रहा है तो मैंने कहा था नए जनरेशन को पुरानी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। शायद मैं भी इतना पुराना हो गया हूँ कि अपने ही बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं रहा। मेरा घर मुझसे बिना पूछे ही बेच दिया। अनन्या ने धीरे से कहा, मगर कभी कभी बच्चे भी अपने बड़ों के लिए तरस जाते हैं। चैटर्जी बाबू से हुई बातें सोच के फ्लाइट में बैठी अनन्या की आंखें फिर नम हो आईं। तभी अचानक उसे याद आया कि वो घर के कागज तो चैटर्जी बाबू के घर ही छोड़ आई थी। कोलकाता पहुंचते ही उसने फोन किया। उन्होंने फोन उठाते ही कहा, हाँ, रजिस्ट्री पेपर्स छोड़ गई हो तुम, कल कुरियर कर दूंगा, पता तो मालूम ही है मुझे। उनका अनकहा दर्द अनन्या साफ सुन पा रही थी। उन्होंने गॉड ब्लेस यू कहते हुए फोन काट दिया। अनन्या का दिल भर आया। सालों बाद उसको किसी बड़े ने गॉड ब्लेस यू कहा था। कुरियर मिलते ही उसने फिर फोन किया। चैटर्जी बाबू की आवाज में अब भी दर्द था। बोले, वो पेपर्स मिल गए? हाँ। अच्छा अनन्या, वेंटिलेटर पे अभी रंगीन शीशे हैं या टूट टाट गए? अनन्या जानती थी कि चैटर्जी बाबू के लिए वो सिर्फ एक मकान नहीं, घर था। बोली, रंगीन वेंटिलेटर से अब भी 7 रंग की रोशनी छन के आती है ड्राइंग रूम में। फर्श पे इंद्रधनुष अब भी बनता है। चैटर्जी बाबू ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम उस घर को जी रही हो ये जान के अच्छा लग रहा है। अपने फैमिली के साथ रहती हो वहां? अनन्या से जब भी कोई उसके परिवार के बारे में पूछता तो वो खामोश हो जाती थी। उसे अपने परिवार के बारे में बताने में शर्म आती थी। लेकिन चैटर्जी बाबू की आवाज में छुपे दर्द के सामने उसे अपना दर्द छोटा लग रहा था। और शायद यही कारण था जो वो बेझिझक चैटर्जी बाबू जैसे अजनबी के सामने अपनी कहानी सुनाने को तैयार थी। अपनी कहानी सुनते वक्त इस बार अनन्या की आंखें भीगी नहीं, सालों से दर्द सहते सहते काट सी हो गई थी। अब वो उन्हें बता रही थी अपने हॉस्टल में बीते अपने बचपन के बारे में, चौरंगी वाले मकान के बारे में जहां माँ बाबा आए दिन आपस में लड़ते थे। वही मकान जहां माँ अपने कैंसर से लड़ी नहीं, बस अपने बड़े से बेड पे कैंसर का हाथ पकड़े एक सुबह हमेशा के लिए सो गई। बाबा ने माँ की पहली पुण्यतिथि तक इंतजार किया और फिर लंदन में रहने वाली देबुश्री आंटी से शादी करके लंदन शिफ्ट हो गए। अनन्या के अकाउंट में हर महीने पैसे डाल दिए जाते। पहली तनख्वाह जिस दिन मिली उसने बाबा को मेल किया था, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, लेकिन अब मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। बाबा ने उसके अकाउंट में आखिरी बार 18 लाख रुपए डालते हुए कहा था कि
इस रकम पे उसका हक था और ये भी कि चौरंगी वाला घर उसके नाम था। वो चौरंगी स्ट्रीट वाला मकान कभी उसको घर लगा ही नहीं। हर कोने में वहां एक उदासी थी। कभी कभी तो उसे माँ की सिसकियां भी सुनाई देती थी। और फिर एक शाम जब वो ऑफिस में बैठी थी और घर जाने से डर रही थी, उसने सड़क के पार आंगन वाला घर देखा और जिंदगी में पहली बार किसी चीज से उसको प्यार हो गया था। चैटर्जी बाबू अनन्या की आवाज के उतार चढ़ाव को ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे थे। अपनी कहानी सुनाकर अनन्या ने लंबी सांस ली तो वो बोले, अनन्या तुम्हें खूब साहसी, कोई और रहता तुम्हारी जगह तो टूट जाता। अनन्या के आंखों की कोरों पे एक बूंद आके ठहर गई थी। एक अजीब सी चुप्पी के साथ वो कॉल खत्म हुई। एक दिन ऑफिस में जब उसने देवाशीष को चैटर्जी बाबू से हुई बातचीत के बारे में बताया तो उसका दोस्त झल्ला गया। क्या जरूरत थी उनको बताने की कि तुम अकेली रहती हो? उनका बेटा फ्रॉड है, किसी तरह तुमको परेशान करने लगे तो? ओफो देवाशीष, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ठीक है फिर जो मर्जी करो जाके। कहते हुए देवाशीष गुस्से में चला तो गया, लेकिन अनन्या को उसकी बातों ने सोचने पे मजबूर कर दिया। उसने मन बनाया कि मिस्टर चैटर्जी वाला चैप्टर वो यहीं बंद कर देगी, लेकिन वक्त ने कुछ और ही सोच रखा था दोनों के लिए। कुछ दिन चैटर्जी बाबू और अनन्या के बीच कोई बात नहीं हुई और फिर एक संडे आया। अनन्या हर संडे की तरह अखबार पे औंधी लेटी हुई अकेलेपन की उलझन को सुलझाने के लिए क्रॉसवर्ड पजल कर रही थी। अचानक फोन बज उठा। हेलो साहुशी, में केमन आछो? अनन्या को लगा मानो उस क्रॉसवर्ड पजल के सबसे मुश्किल सवाल का जवाब उसे मिल गया था। वो मुस्कुरा उठी। चैटर्जी बाबू ने बताया कि उन्होंने हाउस टैक्स भर दिया था। अकेलापन इंसानी फितरत नहीं है, तभी तो उससे जूझने का हम रोज नया तरीका ढूंढते हैं। उसने कहा थैंक यू। फिर बात आगे बढ़ाते हुए बोली, सर इस साल अब तक शिवली वाले पेड़ में फूल ही नहीं आए। चैटर्जी बाबू बोले, उस पेड़ की जड़ों में चाय की पत्ती डालना अच्छा खाद है। धीरे धीरे बातों का कारवां बागीचे से निकल के, गली से गुजर के, मोहन बागान क्लब और भीमनाग स्वीट से होते हुए हावड़ा पुल पे जा पहुंचा। दोस्तों, दर्द में अजीब खूबी है। ये तोड़ता तो है लेकिन कभी कभार जोड़ भी देता है। रेस्टोरेंट में अगल बगल टेबल पे बैठे लोग भले आपस में बात ना करें, लेकिन हॉस्पिटल में पास पास बैठे लोग करते हैं। यही दर्द था जो उस दिन अनन्या और चैटर्जी बाबू को जोड़ गया था। अब संडे के संडे फोन पे बात करना दोनों की आदत हो गई थी। चैटर्जी बाबू के पसंदीदा गायक देवव्रत बिश्वास और अनन्या के फेवरेट हेमंत कुमार से लेकर दिल्ली की चाट, कोलकाता के फुचको, सब शामिल होने लगे उनकी बातों में। ढाका के विक्रमपुर गांव को ऐसे ही एक रविवार जिया था दोनों ने। वही गांव जहां चैटर्जी बाबू ने अपना बचपन गुजारा था। और ऐसे ही एक रविवार दोनों ढूंढ लाए छोटी अनन्या के खोए हुए बचपन को। अनन्या जानती थी कि चैटर्जी बाबू घर के बिकने से नहीं बल्कि अपने बेटे के विश्वासघात से टूट गए हैं। और अनुभवी चैटर्जी बाबू समझते थे अनन्या के अकेलेपन को, बाबा से बिछड़ने की तकलीफ को। हजारों टुकड़ों में बिखरी एक दूजे की जिंदगी का एक एक टुकड़ा वो दोनों जोड़ने लगे थे। एक दिन सुबह सुबह डोरबेल ने अनन्या को नींद से जगाया। गेट पे एक डिलीवरी बॉय हाथों में फूल और एक डब्बा लिए खड़ा था। डब्बे में केक और एक छोटा सा कार्ड था। हैप्पी बर्थडे बेटा, स्वस्थ रहो, खुश रहो। अनन्या को याद आया आज 23 मई है। उसने फिर से कार्ड पढ़ा। बेटा। बेटा संबोधन पढ़कर उसका मन गदगद हो उठा। क्या लंदन में रहते हुए भी बाबा को याद था उसका जन्मदिन? फोन की घंटी बजी तो वो गुलदस्ता हाथ में ही लिए फोन उठाने दौड़ी। हैप्पी बर्थडे शाहुशी, में केक मिला?
अचानक अनन्या के चेहरे की वो मुस्कान और चौड़ी हो गई। लंदन से बाबा ने वो केक नहीं भेजा था, इसका कोई मलाल नहीं था उसे खुशी थी कि उसका जन्मदिन किसी को इस दुनिया में याद था। खिलखिलाती हुई बोली, ओ वो केक आपने भेजा है? मैंने सोचा बाबा ने भेजा है। थैंक यू सर। चैटर्जी बाबू बोले, बाबा भेजे या काकू एक ही बात है। अनन्या ने हाथ में पकड़े गुलदस्ते को गौर से देखा और फिर हल्के से बोली, काकू। अनन्या और चैटर्जी बाबू को उस दिन एक ऐसा रिश्ता मिल गया था जिसकी कमी दोनों को अपने जीवन में खल रही थी। जुलाई के एक संडे सुबह सुबह अनन्या काकू के घर दिल्ली पहुंच गई उनको सरप्राइज देने। काकू ने दरवाजा खोला और उसको देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन अनन्या हैरान थी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना काकू? उसने बांग्ला में कहा। हाँ रे, बस कल बाहर गया था तो लू लग गया शायद। क्या जरूरत थी इस गर्मी में बाहर जाने की? मेरी माँ काम था, ये तो होगा ना, बुढ़ा हूं। टेलीग्राम सर्विस की तरह मैं भी किसी दिन बंद हो जाऊंगा। अनन्या पल भर के लिए काकू को खोने के डर से सिहर गई। वो दिन उनकी देखभाल करते हुए बीत गया। बुखार कभी चढ़ता तो कभी उतरता। रात की आखिरी फ्लाइट से अनन्या वापस कोलकाता आ गई थी। चाहते हुए भी नहीं रुक पाई। ऑफिस में एक मीटिंग थी। अगले सप्ताह वो दिन में कई बार काकू का हालचाल लेने उनको फोन करती रही। उसने उस संडे भी दिल्ली जाने का सोचा था। उसी शुक्रवार ऑफिस में देवाशीष ने बताया कि टेलीग्राम सर्विसेज आने वाले सोमवार यानी 15 जुलाई से बंद होने वाली हैं। अगले दिन 10 बजे अनन्या पोस्ट ऑफिस में थी। वो एक टेलीग्राम भेज रही थी जिसमें लिखा था, काकू, इस घर में इतनी जगह है कि आपकी यादें और मेरी खुशियां दोनों समा सकें। क्या आप इस घर में आके रहेंगे मेरे साथ? क्लर्क ने टेलीग्राम फॉर्म लेते हुए कहा, मैडम, ये टेलीग्राम शायद यहाँ का आखिरी टेलीग्राम है। खुशी होती है जान के कि अब भी आज की पीढ़ी को पुरानी चीज़ों की कदर है। अनन्या मुस्कुरा उठी। कदर ही नहीं, ज़रूरत भी है। 163 साल पुरानी टेलीग्राम सर्विस अलविदा कहने के पहले चैटर्जी बाबू की जिंदगी को एक नई शुरुआत का पैगाम दे गई थी, आखिरी टेलीग्राम के साथ।